स्टार्ट। हेलो एवरीवन। ये मेरा लेक्चर 3 है, तीसरा लेक्चर है जिसमें हम उसी के कंटिन्यूएशन में जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 ये लेक्चर नंबर 3 है। इसमें जो टॉपिक हम कवर करेंगे, ग्रेड ऑफ स्टील एज पर IS कोड के हिसाब से क्या स्पेसिफिकेशन या विशिष्टियाँ तय की गई हैं, जिसकी जानकारी होनी चाहिए, उसी पर हम फोकस कर रहे हैं आज के लेक्चर में। दैट इज प्रोविजन ऑफ कोड्स, कोड that is IS 432 Part 1 और माइल्ड स्टील। इन पे फोकस कर रहा हूँ मैं कि जो हम माइल्ड स्टील अभी हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम के द्वारा पिछले लेक्चर में रिप्रेजेंट किया था, तो अब इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में हम क्रम से माइल्ड स्टील और HY स्टील का डिस्कस करेंगे। तो पहले माइल्ड स्टील का हम डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा कोड है, ये थर्ड इसका है 1982। तो इसकी पब्लिश जब हुआ था, तो पब्लिकेशन कब हुआ था, इसका पब्लिकेशन ईयर जो होगा ईयर है 1953। पहला जो रिवीजन हुआ है 1960 में, दूसरा 1966 में, और आपका ये थर्ड एडिशन 1982 में। थोड़ा सा रिवीजन चेंज किया गया है, और इसका रिप्रिंट जो हुआ है वो 1992 में। तो इस तरह से IS 432 Part 1 ये कोड है स्टील के बारे में जानकारी के लिए, जिसको हम लोग माइल्ड स्टील या इसके साथ भी मीडियम स्टील यूज कर लिए हैं। तो माइल्ड स्टील में 2 ग्रेड होंगे हमारे, ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2। ग्रेड 1 स्टील जो हम लोग जनरली स्ट्रक्चरल वर्क में यूज करेंगे, और ग्रेड 2 रिस्ट्रिक्शन एरिया है, जहां अर्थक्वेक वगैरह है, वहां पर इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अब हम ये समझना चाहते हैं कि ये तो आपको पब्लिकेशन ईयर से लेके फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी इसके रिवीजन हुए हैं, ये इसके बारे में हम थोड़ा सा जागरूक हुए हैं। इसके बाद फिर इसमें इसकी कुछ प्रॉपर्टी जो हम लोग वहां पर डिस्कस कर रहे थे, प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो IS 432 Part 1 में आपको ये जानकारी हो कि इसका यील्ड स्ट्रेस कितना होना है, इसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस कितना होना है, कितना होगा। तो जैसे ग्रेड आपका है स्टील का, हम ग्रेड 1 लेके चल रहे हैं, तो इसे हम किससे डिनोट करते हैं, Fe 250 से, 50 से डिनोट करते हैं। यील्ड स्ट्रेस को Fy आप कर सकते हैं, और ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ को भी आप डिनोट कर सकते हैं, या यू कैन से अल्टीमेट स्ट्रेंथ Fy कैपिटल में कर दिया, Fy कैपिटल में कर दिया, इस तरह से। तो Fe 250 के लिए और Fy और ये वैल्यूज है ग्रेड के लिए, मान लीजिए हम लोग Fe 250 ले रहे हैं यहाँ पर, तो Fe 250 के लिए 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो यील्ड स्ट्रेस है 410 है, 410।
और इसका इलोंगेशन जो होगा वो 23% होगा। किसका? गेज लेंथ का। मैंने आपको डिस्कशन में बताया था कि ये चीजें जो हैं हमारी, ये 20 mm बार के लिए या अप टू 20 mm जब लेंगे आप, तो ये वैल्यू हम लोग एडॉप्ट कर सकते हैं, ये वैल्यू हम लोग एडॉप्ट कर सकते हैं। अगर हम 20 mm से ज्यादा जाएंगे तो यहां पर ये तो 250 रहेगा, दैट इज 250 की जगह 240, यहां पर ये 240 आ जाएगा और ये 410 ही रहेगा, और इसमें जो इलोंगेशन है वो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज रहेगा, एज इट इज रहेगा। ग्रेड 2 की जो बात करेंगे, ग्रेड 2 की अगर बात करेंगे, तो इस तरह से हम यहां देखेंगे ध्यान से कि अगर आप 20 mm तक की डाया सरिया यूज कर रहे हैं तो 250 है, अगर ज्यादा कर रहे हैं तो 240 है, लेकिन इसमें जो इसके अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेसेस में कोई ऐसा अंतर नहीं आ रहा है। तो ये हमें ध्यान देना है कि कब हमें 240 और कब 250 यूज करना है। जनरली फ्रीक्वेंटली अगर 20 mm यूज कर रहे हैं तो आप इसको यूज करें, और इसका इलोंगेशन कितना है? 23%। इलोंगेशन के बारे में ये थोड़ा सा हम लोग और इसको क्लियर कर लें। जैसे कि हम लोग डिस्कस किए थे कि गेज लेंथ क्या है, कि जो ग्रिप आप इसमें सपोज करिए आपने इस सरिया को मशीन के अंदर ग्रिप किया है, अंदर करिए, ये अंदर एम्बेडेड है, तो ये लेंथ जो आप यहाँ यूज कर रहे हैं जो कि ग्रिपिंग में है वो है आपकी गेज लेंथ। वो क्या है? गेज लेंथ है। वो जो ग्रिप में जो जिसमें मार करके जिसपे की इफेक्टिव आपका फोर्स लग रहा है, लोड लग रहा है, वो आपका गेज लेंथ है। तो गेज लेंथ के लिए कोड ने प्रोविजन किया है कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। गेज लेंथ आप लिख दो L इक्वल्स टू 5.65 √A। ये क्या है? इस सरिया का क्रॉस सेक्शन जो ग्रिप में है उस गेज लेंथ के एरिया है। क्रॉस सेक्शन मान ली 20 mm की यूज कर रहे हैं तो ये बराबर हो जाएगा 5/4 20 स्क्वायर, तो 301 या समथिंग जो भी आएगा वो वैल्यू आपकी ये हो जाएगी। यहां पुट करके इसकी गेज लेंथ आप कर सकते हैं और उसके हिसाब से टेस्टिंग कर लेंगे। इसके अलावा इस पे हम थोड़ा डिस्कस ये करना चाहते हैं कि ये इलोंगेशन के अलावा इसका यील्ड स्ट्रेस जो आप फाउंड आउट करने हैं, उसमें हमने पहले किया कि यील्ड स्ट्रेस कैसे इसमें फाइंड आउट करते हैं, दैट इज यील्ड स्ट्रेस, ये इंपॉर्टेंट है। तो यील्ड स्ट्रेस किस तरह से निकालते हैं, इसके लिए कोड ने प्रोविजन दिया है कि जब आप लोड अप्लाई करते हैं, जब हम लोड अप्लाई करते हैं तो लोड क्या करता है? धीरे धीरे बढ़ता है, उसके साथ साथ आपका जो हमारा गेज लेंथ जो सैंपल है उसमें डिफॉर्मेशन होता है। तो आप देखेंगे कि लोड धीरे धीरे बढ़ाने पे बढ़ता जा रहा है और एक टाइम पे क्या करेगा कि आप रुक जाएगा, लेकिन देखेंगे कि उसके डिफॉर्मेशन या स्ट्रेन हमको गेन हो रही, माने आपका लोड स्टेबल है, लोड रुका हुआ है, स्टेबल है, लेकिन थोड़ा स्ट्रेन में परिवर्तन आप लोग देख रहे हो। ये जो स्ट्रेन में परिवर्तन जो दिखे आपको स्लाइटली, वही इसका कॉरस्पॉन्डिंग यील्ड पॉइंट होगा एमएस कर्व में, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलेगी वो इसकी यील्ड स्ट्रेस होगी। कोड ये प्रोविजन करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि यील्ड स्ट्रेस इज द पॉइंट एट विच द लोड विच इज अप्लाइड is for a time being is stable, is not increasing, but the strain is slightly increased, that point is called the yielding stress। दूसरी तरह से अगर ये नहीं निकले तो आप ले लेंगे 1/200 गेज लेंथ, ये स्ट्रेन वैल्यू आप ले लेंगे।
इस स्ट्रेन वैल्यू को गेन करने में जब आप लोड अप्लाई करोगे 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर सेकेंड, ये इस तरह से स्लोली अगर एक स्टेज पे अप्लाई करो और इससे जो आपको स्ट्रेन इस रेंज में मिले तो वो आपका यील्ड स्ट्रेस या यील्ड स्ट्रेस का पॉइंट होगा, दैट यू विल गेट। अदरवाइज क्या कर सकते हैं कि स्ट्रेन का ये वैल्यू अगर हम इस लोड लगाने पे गेन हो रहा है, रेंज में आ रहा है, तो वही पॉइंट या वही लोड जो लगाया गया वही उसके यील्ड स्ट्रेस को फाइंड आउट करने में मदद करेगा। यील्ड स्ट्रेस माने फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उससे फाइंड। तो इस तरह से ये 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर सेकेंड के साथ लगाकर इतना अगर हमारा गेज लेंथ का, या दिस इज गेज लेंथ का 1/200 गेन हो रहा है, तो वो उसका यील्ड स्ट्रेस हो जाएगा। तो माइल्ड स्टील में हम लोग इतना कर रहे हैं। और माइल्ड स्टील की सरिया जो हमको मिलेगी, माने आप अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस को डिफाइन कर सकते हैं। ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस क्या है कि जो मैक्सिमम लोड आपका उस पे डायल पे दिखाई पड़े, उसके बाद फिर वो लोड नीचे की तरफ जाने लगे, तो जो वहाँ लोड आप पहुंचेंगे मैक्सिमम वैल्यू को, वही लोड आपका वो मैक्सिमम लोड P है बस सपोज करिए, और उस पर क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर देंगे तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस आपको फाइंड आउट हो जाएगा। ये पॉइंट हो गया। दूसरा, अब इसमें जो सरिया को बनाएंगे उसका कौन कौन सी डाया में हम लोग लेंगे, तो ये हमारा होगा डाया ऑफ बार जो यूज करेंगे। डाया बार 5 mm भी होगा, 5 mm से होगा, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm, then we have 32 mm, 36 mm and 40 mm, 40 के बाद 45 mm and 50 mm। तो इस इतने रेंज की सरिया हम लोग यूज कर सकते हैं। इस रेंज की सरिया हम लोग यहाँ शायद 25, 28, 32, 36, 40, 45 और अगर कहीं इस तरह के सरिया को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि ये जो डक्टाइल है माइल्ड स्टील, हमारा माइल्ड स्टील क्या है, डक्टाइल है, जिसमें हम लोग कार्बन का परसेंटेज 0.15 to 0.25 रख रहे हैं, ठीक है ना, 0.25 रख रहे हैं, जिससे हम ये वैल्यूज को गेन कर ले रहे हैं और इस वैल्यूज के माध्यम से हम इसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेस को भी कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो इस तरह से IS 432 की इस प्रॉपर्टीज को यूज करके और हम लोग यूज करेंगे और इसको इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से हम अब दूसरे में जाएंगे, HYSD बार। HYSD बार, ये बार जो है आपका IS कोड है 1786 1786 और इसका पब्लिकेशन कब हुआ है, 1961। फर्स्ट कब आया, 66, सेकेंड कब आया, 79, थर्ड कब आया, 85, फोर्थ कब आया। This is publication year, this is first revision, this is second revision, this is third revision, this is the fourth revision। ये हमारे 1966 कर दीजिए आप, 1979 कर दीजिए इसको, और ये 1985 कर दीजिए, 2000। ये फोर्थ रिवीजन हमारे पास है। तो इस तरह से HYSD का अगर कोड कोई पूछता है तो आप बताएंगे IS 1786। अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जाएंगे, तो ये तो पब्लिकेशंस का हुआ। इसके बाद प्रॉपर्टी में जाएंगे तो इसमें क्या है, 3 ग्रेड जनरली इस्तेमाल हो रहे हैं। हमने आपको बताया था
तो इसमें थोड़ा सा सुधार किया गया है। Fe415 Fe415D का इस्तेमाल किया है। इसी तरह से Fe500 Fe500D का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह से Fe550 और Fe550D का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहां पर आप ये देखोगे कि कार्बन का परसेंटेज इसमें दैट इज आपको शो करेंगे 0.3%, इसमें कार्बन का परसेंट भी 0.3% है, इसमें कार्बन का परसेंट 0.3% है। ठीक है, और ये अभी हम क्लियर करेंगे। इसमें परसेंटेज को थोड़ा रिड्यूस किया गया है 0.2, C इक्वल्स टू दिस, C इक्वल्स टू 0.25%, C इक्वल्स टू 0.25%, ये रिड्यूस कर दिया है। अब आप ये सोचोगे कि 415 का यील्ड स्ट्रेस 415 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, इसका भी यही है, लेकिन इसका स्लाइटली इलोंगेशन को बढ़ा दिया गया है। इलोंगेशन को इसमें बढ़ाने में मोर थोड़ा डक्टाइल कर दिया गया है। तो डक्टाइल करने में पहले देखने पड़ेगा Fe415 में कितना था। तो अगर Fe415 में 14.5 था, तो इसको इसमें बढ़ा करके इलोंगेशन को इल कर देते हैं। इलोंगेशन इज इंक्रीज टू 14.5 टू 18 हो गया, इसमें बढ़ा दिया, इसलिए यहाँ डी क्या या डक्टाइल कह सकते हैं, या इसके इलोंगेशन में स्लाइटली इंक्रीज किया, जिससे ज्यादा हम इसका यूज उस एरिया में भी कर सकते जहां अर्थक्वेक रेजिस्टेंस है, वहां पर हमारे पास चॉइस होगी। इसी तरह से इसके केस में ये हमारा EL जो है वो 12 के आसपास है, और इसको बढ़ा के हम लोग 18 जगह 16 कर दिया, और यहां पर इलोंगेशन जो है वो है 10, जिसको बढ़ाकर इलोंगेशन को कर दिया 14.5%। ये वृद्धि की गई है इलोंगेशन में करस्पॉन्डिंग, जिससे इनकी माने इस पर्टिकुलर ग्रेड की स्टील का वाइडली यूज हम लोग कर पा रहे हैं इस तरह से। इसी तरह से इसमें आप देखेंगे S+P सल्फर प्लस फास्फोरस का परसेंटेज, सल्फर प्लस फास्फोरस का परसेंटेज, सल्फर प्लस फास्फोरस पर इसमें हमारा है 0.110, इसमें है 0.105, इसमें है 0.100। इसी के रिस्पेक्ट में यहां पर वैल्यूज में कमी कर दिया गया है। SP है 0.0805, सॉरी 0.85, और यहां पर क्या कर दिया 0.075, यहां पर भी वही वैल्यू है 0.075 S+P। तो ये क्लियर हो गया कि यहां पर हम कार्बन के परसेंटेज को थोड़ा रिड्यूस करके सल्फर और फास्फोरस के परसेंटेज को जो यहां पर यूज हो रहा है उससे थोड़ा कम करके इस तरह की प्रॉपर्टीज को हम लोग गेन कर सकते हैं। तो इस तरह के जो हमारे पास ये होगा, यहां पर हम जो डिस्कस करना चाहते हैं, अब ये दोनों हमारे क्लियर हो गए। अब आपको ये देखना होगा कि जब हम सरिया को कट करते हैं, कोई भी लेंथ लेनी है, जनरली 12 मीटर की लेंथ है या जो भी लेंथ है, तो लेंथ में कितना कॉम्प्रोमाइज करेंगे, और जनरली अगर मिनिमम लेंथ की बात करें तो अलाउंसेस क्या है 50 mm तक का, माने प्लस होगा, प्लस हो सकता है, और जीरो है जो है माइनस में। क्या मतलब हुआ कि जो लेंथ हमको स्टैंडर्ड मिलेगी उसमें +50 हो सकती है, लेकिन अगर जो स्टैंडर्ड 12 मीटर है तो 12 मीटर मिलना चाहिए या 12.0005 या इतना वैल्यू होनी चाहिए। इसी तरह अगर आप सरिया को कट करते हैं, अगर कहीं जगह कट करते हैं तो क्या है 75 प्लस होगा या -25 mm होगा।
ये ध्यान देने की जरूरत है। ये आपका कंपटीशंस वगैरह में या इसमें जो है पूछा जा सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मिनिमम अगर आप लेंथ है तो लेंथ वाइज है तो +50 mm लेंगे, और कट करना है किसी रिक्वायर्ड लेंथ में तो ये वैल्यूज हमें याद रखनी पड़ेगी। ये अवेलेबिलिटी किस डाया में है, बार डाया क्या होगा, बार डाया जो होगा वो हमारा 4 mm से शुरू है, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 28, 30, 32, 36, 40, ये अप टू 40 mm तक हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। 40 mm तक इसकी सरिया को प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आगे बढ़ना है तो थोड़ा सा जानबूझ के इसका आपसे पूछा जाए कि मिनिमम सरिया जो है HYSD में क्या यूज करेंगे तो आपका आंसर 4 mm होगा। मैक्सिमम क्या यूज कर रहे हैं, 40 यूज कर रहे हैं। उसमें क्या कर रहे हैं, उसमें 50 mm तक माइल्ड स्टील में यूज कर रहे हैं। तो हम यहाँ तक आकर के ये स्टील के जो आगे HYSD वगैरह यूज करेंगे उसमें इस चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ये कोड का प्रोविजन था जो हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया है। अब आगे हम जो है थोड़ा सा कोड की प्रोविजन को ही IS 456 को ही थोड़ा डिस्कस करेंगे, जो कि आपके कंपटीशन में या आपकी उस जानकारी में आएगा। तो यहां पर है नॉमिनल मिक्स। ये कोड IS 456 के हिसाब से ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें ये है कि अप टू 20 mm, M20 का मतलब हुआ ग्रेड ऑफ, आप समझ करो इनका मिलावा क्या होगा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट आप ले लो, टोटल एग्रीगेट, इसमें इंडिविजुअल एग्रीगेट माने फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट दोनों का मिलावा है, दोनों का बाई मास, वेट के हिसाब से बाई मास है। और यहां है कि इनका जो रेशियो होगा, रेशियो ऑफ मिक्स जो मिलावा है वो 1:2 वो हमको डिस्कस करना है। और क्वांटिटी ऑफ वाटर, वाटर की क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ वाटर पर 50 kg ऑफ सीमेंट, और ये भी पर 50 kg ऑफ सीमेंट है। ये महत्वपूर्ण है, आप ध्यान दीजिएगा कि हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि दो तरह के मिलावे हैं। एक नॉमिनल मिक्स है जिसमें रेशियो के द्वारा चलते हैं, और एक कंट्रोल मिक्स है जो कि बैचिंग के द्वारा या प्रॉपर जो है लेबोरेटरी टेस्ट के माध्यम से करते हैं। वो हम आगे डिस्कस करें। लेकिन कोड प्रोविजन करता है कि अगर आप मान लीजिए कोई कंक्रीट का ग्रेड लिया, सपोज करो आपने M5 लिया, M7.5 लिया, M10 लिया, आपने M15 लिया, M20 लिया, तो ये 5 ग्रेड 1, 2, 3, 4 5 ग्रेड हैं। और इनके मिलावे के बारे में भी हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। रेशियो क्या होगा वो जरूरत है तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग। 1:5:10 था, 1:4:8 था, 1:3:6 था, 1:2:4 था, 1:1.5:3 था। तो ये अगर इस तरह के मिलावे आप इस्तेमाल कर दें नॉमिनल मिक्स में, तो कोड का प्रोविजन ये कहता है कि अगर पर 50 kg आप इन दोनों मिलावों का बाई वेट लेंगे तो इसके लिए कितना केजी होगा, 800, इसके लिए 625, इसके लिए 480, इसके लिए 330, इसके लिए 250। आप ध्यान दो, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि M15 ग्रेड की कंक्रीट के लिए IS 45 के हिसाब से कितना फाइन एग्रीगेट और कोर्स के मिलावे का वजन मास में होगा, वो 330 होगा। अगर आपसे 20 पूछे 250 होगा, इसके लिए पूछे M10 के लिए 480। इसी करस्पॉन्डिंग इनका रेशियो जो होगा वो अपर साइड में 1:1.5
और लोअर साइड में 2:1.5, 1:2.5, माने अपर लिमिट ये है 1.5 और जो लोअर लिमिट है वो 2.5, इसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो वाटर की क्वांटिटी है वो 60 है, इसके रिस्पेक्ट में 45 है, इसके रिस्पेक्ट में 34 है, इसके रिस्पेक्ट में 32 है, इसके रिस्पेक्ट में 30 लीटर है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये चीजें ध्यान रखना। इसके रिस्पेक्ट में ये ध्यान है कि एक बैग सीमेंट के रिस्पेक्ट में ये सारी मात्राएं हैं। दूसरा, ये जैसे आपका 10 mm यूज करोगे, 20 mm यूज करोगे और 40 mm यूज करोगे तो मिलावे का जो रेशियोज होगा, जैसे इसके लिए 1:1.5 कर लेंगे आप, इसके लिए 1:2 कर लेंगे और इसके लिए 1:2.5 कर लेंगे। ये ध्यान देना है, जैसे आपका ग्रिड की साइज बढ़ रही है वैसे मिलावे की रेशियो को भी आप बढ़ा दे रहे हैं। तो ये कम घटते क्रम में आपका, जैसे आपका 10 mm हुआ तो मिलावे का जो रेशियोज है वो सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। तो ये चीजें हमें ध्यान देने की बात है। ये एक उदाहरण के रूप में ये चीज हम आपको डिस्कस कर दे रहे हैं। तो इस तरह से नॉमिनल मिक्स में IS 4-5 में ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, टोटल एग्रीगेट जिसमें इंडिविजुअल फाइन और कोर्स एग्रीगेट दोनों को मिलाया गया है, वो रेशियो इस रेंज में है लेकिन बाई मास है। 800 kg कहेंगे, 625 kg करेंगे, दोनों को मिला के आप जब वेट करेंगे तो ये रिस्ट्रिक्शंस में आना चाहिए। और जो हम वाटर यूज करेंगे 60 लीटर, 45 लीटर, 34, 32, 30, ये 30 आ गया तो 0.6, 32, 0.64, 34.68। यहाँ पर देखो आप 1.2 करीब करीब इतना जो है वाटर, आप उसका वाटर सीमेंट रेशियो यहाँ पर हमने बढ़ा दिया। ये बढ़ गए हैं, बढ़ते हैं, जैसे कोर्स एग्रीगेट उसमें बढ़े हुए हैं। जहां पर ये आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट बदल रही है वहां पर इनको रिड्यूस किया। तो ये याद करने की जरूरत है आपको। बार बार ये पूछा जाता है कि इसके लिए क्या वजन होगा, 15-20 मेनली ये दोनों हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनके लिए वैल्यू हमारी 330 और 250 और ये 32 एंड 30, इसको आप याद रखें। इसके ऊपर याद रख लेंगे तो ये चीजें हमारे काम में आ गई। इस तरह से नॉमिनल मिक्स जब तैयार करेंगे, ये अगर कोई दिक्कत आ रही है तो थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, कोड भी प्रोवाइड करता है, लेकिन एक थंब रूल के लिए आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ तक ही लेक्चर को रोकते हैं और नेक्स्ट टाइम में हम लोग सीमेंट, कंक्रीट और स्टील दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर के इनकी डिजाइन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने ये क्लास अटेंड किया है, जो बच्चे जिनकी क्वेरी हो किसी तरह की वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और साथ ही साथ इनमें MCQ जितने भी कोड के प्रोविजन के हिसाब से या जो हम लोग पढ़े हैं उसका भी नेक्स्ट लेक्चर में या किसी लेक्चर में इसका MCQ हम बना के आपको देंगे, जिससे आपको उसको समझने में और अच्छा अनुभव होगा। और ये चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने में शेयर करिए, अपने में डिस्कशन करिए, जिससे आप लोग ज़्यादा चीज़ें आपको मेमोरी में आएंगी और आप ग्रुप बना करके डिस्कस करेंगे तो you will get a lot of benefit. Thank you for attending class. Thank you very much.